नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने का वादा किया है। मोदी ने कहा है कि राजनीति से अपराधियों को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो, पार्लियामेंट को साफ करो पहले। लेकिन सबसे पहले विश्लेषण करते हैं उस बयान का जिससे आज दागी नेताओं को पसीना आ रहा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सत्ता की चाबी उन्हें मिल गई तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे वो दागी नेता यूपीए का हो या फिर एनडीए का हो। बीजेपी की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भाई को टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई ने दीपक निखलजे को सतारा के फलटन सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले दीपक निखलजे 3 बार से चेंबूर सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ये जानकारी आपसे ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री के लिए है, जिन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के बचाव में कहा है कि हिंदू संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। 2014 से लंबे समय तक प्रधानमंत्री कहते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब वो धर्म के आधार पर आतंकवाद के मामले में धर्म को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। एक और बात है, मालेगांव धमाके में प्रज्ञा ठाकुर को जमानत मिली है, लेकिन वो बरी नहीं हुई है। चार्ज क्या है कि एनआईए ने पाया है, जो कोर्ट ने पाया है कि प्रज्ञा ठाकुर के मोटरसाइकिल का मालेगांव बम धमाके में इस्तेमाल हुआ है। एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट देने की कोशिश की, अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया। दरअसल इस मामले में और ऐसे कई मामलों में 2014 के बाद एनआईए की भूमिका जिस तरह बदलती है वो कई सवाल खड़े करती है। नौबत यहां तक आती है कि एनआईए की विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियान इस्तीफा देने को मजबूर हो जाती हैं। रोहिणी सालियान ने कहा कि उनको मालेगांव 2008 के मामले में कुछ नरम रुख अख्तियार करने को कहा गया था। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो बताया गया कि उनकी जगह कोई और पेश होगा। रोहिणी सालियान ये भी बताती हैं कि मालेगांव मामले के सबूत उन्होंने देखे हैं, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सहित, और वो बिल्कुल सिहरा देने वाले हैं। देखिए, अमित शाह साहब क्या थे, मैं बताऊं आपको कि याद नहीं है। देश के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हुए हैं। तड़ी पार, तड़ी पार का मतलब होता है जो समाज में रहने लायक नहीं हो। कभी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कार्रवाई करी प्रभु, कभी रमन सिंह के घोटाले खोले प्रभु, कभी आपने रेड्डी ब्रदर्स के घोटाले खोले। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। 28 नवंबर 2018 को बीजेपी के राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने राज्यसभा की एथिक्स कमेटी को पत्र लिखा और ट्वीट किया था कि, और उसमें लिखा था कि वाईएस चौधरी और सीएम रमेश आंध्र प्रदेश के माल्या हैं, दोनों की सदस्यता रद्द कर दी जाए क्योंकि दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। असली विजय माल्या तो नहीं आ सके, लेकिन आंध्र प्रदेश के विजय माल्या बीजेपी में ही आ गए हैं। तो अब जीवीएल नरसिम्हा राव क्या करेंगे? जिस सांसद पर 5700 करोड़ के गबन का आरोप लगा वो अब उनकी पार्टी में आ गया है। इसी तरह कभी बीजेपी ने असम के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब वे पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, असम सरकार में प्रभावशाली मंत्री हैं। बंगाल में मुकुल रॉय पर भी चिटफंड घोटाले में आरोप लगाया गया। मुकुल रॉय तृणमूल से अब बीजेपी में आ गए हैं। हम 2/3 यानी कि 10-15 में से 10 लोग आज कांग्रेस के लोग जो है, हम सब लोग एक ग्रुप करके भाजपा में हमने प्रवेश किया है। कल तक जो चंद्रकांत कावलेकर विपक्ष के नेता के तौर पर
सरकार का विरोध करते थे, आज सीएम से हाथ मिला रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि गोवा के कांग्रेस के विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से 4 विधायकों को मंत्री बनाने की तैयारी है। कांग्रेस से आए चंद्रकांत कावलेकर डिप्टी सीएम होंगे। जो कर्नाटक असेंबली में बैठ के पोर्न पिक्चरें देखता था, उसको उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा प्रभु, ये बताइए। आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। 2 महीने जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद मंगलवार देर रात उन्नाव रेप पीड़िता को दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 28 जुलाई को एक ट्रक से टक्कर के बाद पीड़िता और उनका वकील बुरी तरह घायल हो गए थे और पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो गई थी। गाड़ी को टक्कर मारने वाले ट्रक का नंबर भी मिटा हुआ मिला। पीड़िता का आरोप है कि ट्रक की इस टक्कर में उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इस केस में आरोपी बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर विरोध करने पर पीड़िता के पिता को पहले जेल भिजवाया और फिर जेल में ही हत्या करवा दी। पीड़िता अब दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है, लेकिन वो और उसका परिवार अब वापस उन्नाव जाना नहीं चाहते। उन्हें अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा है। वैसे भी पीड़िता बीते 2 साल में अपना आधा परिवार खो चुकी है। आप मुझे बताइए, ऐसे काम करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? ये मां बेटियों की इज्जत लूटने के लिए सपा सरकार बनाई थी? मां बेटियों की हत्या करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? क्या यही काम किया आपने? बीजेपी के पूर्व सांसद, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद के मामले की स्टोरी मीडिया के लिए बड़ी खबर नहीं है भी तो पीड़िता है, जिसे पुलिस ने चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के कथित आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि लॉ कॉलेज में एडमिशन कराने में मदद की थी, लेकिन नहाते वक्त का वीडियो बनाया और फिर चिन्मयानंद ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सुबह कथित रूप से मसाज के लिए मैसेज भेजते थे और दोपहर सेक्स के लिए। यह सब एसआईटी के पास है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि चिन्मयानंद के गार्ड बंदूक की नोक पर हॉस्टल से ले जाते थे। अभी तक उन गार्ड की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। उनका लाइसेंस जब्त हुआ हो, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार तो किया, मगर हिरासत में लेकर जांच की मांग नहीं की। एसआईटी का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं हुई क्योंकि उनके पास से कुछ नहीं मिला। चिन्मयानंद की गिरफ्तारी देर से हुई। 23 सितंबर से लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती हैं। चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं हुआ। उनके खिलाफ 376C लगाया गया है। इस धारा में यौन शोषण और बलात्कार में फर्क किया गया है। इस मामले में कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 10 साल की सजा है। बलात्कार के मामले में 376 का आरोप लगता है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। आप जब वोट करने जाएं, तब पल भर के लिए उस निर्भया को याद करना, जिसके कारण आपको दिल्ली की हर बहन बेटी याद आएगी और तब जाकर के कब्र के निशान पर वोट दबाना। आप जब वोट करने जाएं, तब उस गुड़िया को याद करना। आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर आएगी, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे। आपके अगल बगल उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको स्मरण करके जाइए। उस गुड़िया को स्मरण करके जाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए और गारंटी लीजिए, हमारी किसी गुड़िया पर कभी कुछ होगा नहीं। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।